क्या अपन लोग इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा यूरोज जहां पर बड़े से बड़ा सुपरस्टार एक्चुअली में फ्लॉप हो जाए। लेकिन यूरोज 2024 की कहानी कुछ एक्चुअली में ऐसी सी है। असल में बात यह है कि यहाँ पर अगर हम सबसे बड़े हाइप्ड सुपरस्टार्स की बात करें जिनसे लाजमी है कि आप यहाँ पर 5 से 6 गोल्स एक्चुअली में एक्सपेक्ट करते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या आप लोग मान के चल सकते हो कि जिसने वर्ल्ड कप की फाइनल में हैट्रिक मारी थी वो अभी तक यूरोज के 5 गेम में गोल नहीं मार पाया, जो उसने सिर्फ अभी तक पेनल्टी मारी है? क्या आप ये मान के चल सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हाइप के बावजूद यहाँ पर बात बन नहीं रही है? लेकिन आज के एपिसोड में हम ऐसी एक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर उन प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि इतने हाइप थे, तो फिर क्यों आज जब ऑलमोस्ट 80% यूरोस खत्म हो चुका है तो ये प्लेयर्स अभी भी शाइन नहीं कर पाए। सबसे पहले लिस्ट में बात करते हैं यहाँ पर हैरी केन की। देखो, हैरी केन के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रीसेट है और ये बात सच भी है कि हैरी केन को आप किसी भी टीम में डाल दो, हैरी केन डिलीवर करता है। चाहे हम टॉटनहम की बात करें, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें या फिर हम बायर्न म्यूनिख की बात करें। इस सीजन बायर्न म्यूनिख के पहले सीजन में उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और डिजर्वेडली सो जिस तरीके से वो खेला है। इंग्लैंड के साथ वो हमेशा परफॉर्म करता हुआ है, चाहे इंग्लैंड किस तरीके से किसी भी डिफेंसिव सेटअप में या फिर ऑफेंसिव सेटअप में या फिर किसी भी कंपटीशन में किसी भी ओपोनेंट के हिसाब से यहाँ पर हैरी केन हमेशा परफॉर्म किया है। तो यूरोज में कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा यहाँ पर देखो 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि साउथगेट की जो डिफेंसिव अप्रोच है वो इतनी ज्यादा डिफेंसिव है कि हैरी केन एक्चुअली में स्ट्राइकर लगता ही नहीं है। हैरी केन यहाँ पर नंबर 10 भी नहीं लगता, हैरी केन लगता है एक नंबर 8, एक मिडफील्डर। ऐसे में यहाँ पर हैरी केन खुद एक नंबर 8 पे है और सोचो जब हैरी केन आपका स्ट्राइकर सबसे ज्यादा ड्रॉप डीप कर रहा है और उसके पास कोई भी रनर नहीं है। बेलिंगम क्या आप गेट इन बिहाइंड का रन मान के चल सकते हो? नहीं। फिल फोर्डन क्या वो गेट इन बिहाइंड का रन देता है? नहीं, उसको भी बॉल अपने पैर पे चाहिए। या फिर अगर हम बुकायो साका की बात करें तो एक वो प्लेयर है जो कि अगेन विड्थ देता है लेकिन गेट इन बिहाइंड उसकी तरफ से भी नहीं आ रहे। ऐसे में हैरी केन बॉल बनाए तो बनाए किसके लिए? अगर हैरी केन खुद एक सीडीएम की पोजीशन पे आके खेलेगा और वहां पर वो बॉल लेता है अपने पीछे वाले प्लेयर से, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हैरी केन ह्यूंगमिन सॉन या फिर बड़े से बड़े किलियन एम्बापे या फिर अर्लिंग हालैंड टाइप रन निकाल सकता है? नहीं, उसके पास वो पेस भी नहीं है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों यहाँ पर हैरी केन इस समय फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। हैरी केन को जितना आप आगे यूज करोगे, गोल के करीब यूज करोगे, उतना ज्यादा बेटर है एज अ स्ट्राइकर। हैरी केन के सामने आप जितने ऐसे प्लेयर्स डालोगे जो कि रन बनाए, उसके बनाए हुए गेम को पिक करे। अगर डिब्रॉइन के असिस्ट को बीट करने के लिए, अगर डिब्रॉइन के असिस्ट को गोल में कन्वर्ट करने के लिए अर्लिंग हालैंड रन ही ना बनाए तो क्या वो असिस्ट आएगा? अगर डिब्रॉइन की क्रिएटिव वर्क को कोई एक्चुअली खूबसूरती से फिनिश ना करे तो क्या असिस्ट आएगा? अब देखो, इससे ये बात तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिब्रॉइन का कोई अटेम्प्ट नहीं है या फिर डिब्रॉइन का कोई एफर्ट नहीं है। इससे बस ये है कि एक असिस्ट को खूबसूरत होने में गोल की जरूरत पड़ती है और वाइस वर्सा भी सेम है। इसी बाद अगले प्लेयर की बात करें तो डिब्रॉइन की ही बात करते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक अकेला बंदा बेल्जियम जितनी बड़ी टीम को, जिसमें भी अपने आप में सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और जब भी करने की बारी आई, ऐसा नहीं है कि डिब्रॉइन फेल हुआ है। लेकिन यूरो 2024 एक बार फिर वो टूर्नामेंट बन के निकला है जहां पर बेल्जियम ने बहुत गंदा परफॉर्म किया है। खेला ही क्या है, बेल्जियम पहली ऐसी बड़ी टीम बनी थी जिसने इस यूरो 2024 में अपसेट लिया था। इसके साथ ही अगर आप बात कर सकते हो तो उनके यहाँ पर जो गेम्स थे वो भी काफी बोरिंग थे। ऐसे में यहाँ पर फ्रांस से बेल्जियम हारी, वो भी डिजर्वेडली हारी। फ्रांस तो टट्टी खेली ही खेली, लेकिन उस टट्टी को बीट करने के लिए अगर किसी ने बड़ी टट्टी करी थी तो वो बेल्जियम ने करी थी। लेकिन क्या डिब्रॉइन इस चीज का ब्लेम ले सकता है? पार्शियली यस। देखो, बात असल में ये है कि डिब्रॉइन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए भी उसको बाकी प्लेयर्स की जरूरत है। और यही चीज डिब्रॉइन के साथ इस गेम में भी, इस टूर्नामेंट में भी हुई है कि डिब्रॉइन या तो डबल पिवट पे खेल रहा था या फिर डिब्रॉइन एक्चुअली में गेम में आ ही नहीं पा रहा था। और इसके लिए आप पार्शियली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, अगेन पॉइंट यहाँ पर केस्क फेब्रेगास का ही मैं कोट करता हूं जो कि उसने फिल फोर्डन के लिए यूज किया था, तो मैं थोड़ा डिब्रॉइन के लिए भी डाल देता हूं कि हमेशा ऐसा क्यों देखा जाता है कि एक प्लेयर को इवॉल्व करने के लिए सिस्टम का परफेक्ट होना जरूरी है। क्यों कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि एक सिस्टम अगर परफेक्ट नहीं है तो प्लेयर उसके लिए अडेप्ट करे? ये बात इस लिस्ट में सारे प्लेयर के लिए वैलिड है। लेकिन डिब्रॉइन की गलती इतनी भी नहीं है। जब आपके सामने लुकाकू ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, लेकिन अगर हम अपने लिस्ट के अगले बंदे लुकाकू ही की बात करें तो सबको पता है कि लुकाकू के इंटरनेशनल नंबर्स की बात करें, जिसने यूरो क्वालिफायर्स या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 गेम में से 9 गोल मारे थे, सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे थे, उससे ज्यादा गोल मारे थे, वो रोमेलू लुकाकू था। लुकाकू की बात करें तो लुकाकू के नंबर बताते हैं कि जो इसने परफॉर्मेंस दी है उससे तो बहुत ही बेहतर खेल सकता है। लेकिन इससे भी जिस तरीके से उसने यहाँ पर यूरोज में नंबर दिए हैं, सिर्फ 20 टच आए हैं उसके फ्रांस के अगेंस्ट। यहाँ पर सिर्फ 0.14 का एक्सजी उसने क्रिएट करा है
और कितनी बार तो उसने पोजीशन लूज किया है। लुकाकू ड्रिबलिंग के बेसिस पे थोड़ी जज करते हैं, लुकाकू को जज किया जाता है उसके होल्ड अप गेम पे, लेकिन होल्ड अप गेम भी इस बार बेल्जियम के साथ उसका कुछ ढंग का आया नहीं है। और इसके ऊपर से चेरी ऑन द टॉप का जो रोल उसने प्ले किया है वो है उसके मिसेस का। उसने जिस तरीके से चांसेस मिस किए हैं, अगेन यहाँ पर जो उससे भी ज्यादा किसी ने अगर चांस मिस किए हैं तो वो एक्चुअली में इस लिस्ट में नंबर 1 ही है, और वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। इसी के साथ अगर अगले प्लेयर की बात करें तो फिल फोर्डन की। यूरोज 2024 में अपने फाइनल टॉप 3 प्लेयर्स को हटा के अगर किसी प्लेयर्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो फिल फोर्डन है। फिल फोर्डन के रिगार्डिंग सब बोलते हैं कि यहाँ पर फिल फोर्डन को यूज सही से नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐसे में कैस फैब्रिगास ने एक्चुअली में फोर्डन के लिए कहा था कि क्यों इंग्लैंड को हर चीज फिल फोर्डन के लिए करनी पड़ेगी, क्या फोर्डन इंग्लैंड के लिए नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जजमेंट थोड़ा सा समझदारी से लेना पड़ेगा, आपको इस देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इंग्लैंड में क्यों फिल फोर्डन नहीं चल रहा और मैनचेस्टर सिटी में वो क्यों चल रहा है। अब तुम में से काफी सारे लोग बात करोगे कि मैनचेस्टर सिटी में इस साल वो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर बन के आया, नंबर 10 बन के आया, मिडल में खेलता है, और वहां पर बेलिंगम नहीं है, यहाँ पर बेलिंगम भी है और हैरी केन भी ड्रॉप कर रहा है। ऐसे में फिल फोर्डन को डाले तो डाले कहां जाए। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि 3 साल हो गए यहाँ पर, 2021 में ब्रेकिंग ईयर, उसको ब्रेकआउट ईयर मिला था फिल फोर्डन को सिटी के साथ, तब वो लेफ्ट विंग पे खेलता था, उसके बाद उसने फर्स्ट 9 भी खेला था, फिर वो अब राइट विंग पे भी कुछ गेम खेलता है, तो वो यहाँ पर एज ए नंबर 10 भी कुछ गेम खेलता है। असल में सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर क्यों इंग्लैंड के साथ वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, वो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड में यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं है। अगर ट्रिपियर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिपियर से वो सपोर्ट आ ही नहीं रहा जो कि लूक शॉ दे सकता था, लेकिन ये भी साउथगेट की गलती है ना कि फिल फोर्डन की। अगर फिल फोर्डन के खुद के पर्सनल गेम की बात करें तो फिल फोर्डन उस एरिया में यहाँ पर बेस्ट नहीं दे रहा, दैट्स अ क्लियर कट। इसमें आप टैक्टिकली सिस्टम नहीं, फिल फोर्डन की परफॉर्मेंस लेफ्ट विंग से अच्छी नहीं आई है। फिल फोर्डन यहाँ पर अपने गेम से इंग्लैंड को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ऐसे में आपको बहुत इंसिडेंट पे फिल फोर्डन को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेट खेल रहे हैं, एक अलग करने की चीज कर रहा है तो दूसरा अलग चीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल फोर्डन ने ढंग का खेला नहीं है। असल में इसी बात से ना इंग्लैंड को फायदा मिल सकता है अगर सामने वाला ऑपोजिशन फिल फोर्डन और केविन ट्रिपियर की जोड़ी को चूतिया मान के इनको कवर ही ना करे ना, तो ये टीम, ये पेयर जोड़ी कुछ तो कर सकती है, लेकिन फिर भी उतने लेवल पे नहीं कर सकती जितना इनसे एक्सपेक्टेड है। नंबर 3 की बात करें तो जूड बेलिंगम की बात। जूड बेलिंगम का इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, डिस्पाइट वो कवर बॉय बना हुआ है और गोल भी मार दिया जिसके बलबूते पे क्वार्टर फाइनल्स में अब वो पहुंच गए हैं, तो उसको उस चीज की बधाई और उस चीज की तारीफ करनी बनती है। लेकिन इस बात से तो चाहे बेलिंगम का पीआर कितना एक्टिव हो, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि बेलिंगम की परफॉर्मेंस सबसे खराब नहीं आई तो सबसे ढंग की भी नहीं आई। अगर बेलिंगम भी उसी थाली का एक चट्टा बट्टा है जिस थाली में हैरी केन भी है और जिस थाली में यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड भी है, लेकिन फिर बेलिंगम को यहाँ पर इतना स्क्रूटिनाइज क्यों किया जा रहा है और क्यों यहाँ पर बेलिंगम परफॉर्म नहीं कर पा रहा? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बेलिंगम का रोल डिफाइंड ही नहीं है, और ये चीज हमको चैंपियंस लीग के लास्ट के कुछ गेम्स में भी देखने को मिला है, जहां पर पहले तो ये पूरा तरीके से क्लियर था कि वो बॉक्स क्रैशिंग और एज अ सूडो स्ट्राइकर खेलेगा कार्लो एंसेलोटी के प्लान में, लेकिन बाद में आते आते हर मैच में बेलिंगम भागता हुआ ज्यादा दिखता था रादर देन कुछ चीजों पे स्पेसिफिक रहे। यही चीज इंग्लैंड में भी है, उसको सबसे ज्यादा ये बॉक्स क्रैशिंग वाला रोल दे रखा है कि वो बॉक्स में, पेनल्टी बॉक्स में एंटर करेगा और गोल मारेगा, जो कि क्लियर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर आप उसको लिटरली सीडीएम की पोजीशन पे भी भागते हुए देखते हो। ऐसे में यहाँ पर बेलिंगम खुद गैरेथ साउथगेट ने कहा था कि मैं यहाँ पर राउंड ऑफ 16 के लास्ट 15 मिनट में 2 प्लेयर्स को बाहर कर सकता था, हैरी केन और बेलिंगम, क्योंकि दोनों थके हुए दिख रहे थे, बट उसने मेंटालिटी और स्किल वाइज नहीं करा, जिसका फायदा भी उसको मिल गया क्योंकि उन्हीं 2 प्लेयर्स ने गोल भी मारे। इसी के साथ अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो आते हैं किलियन एम्बापे पे। वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मारी थी, लेकिन एम्बापे की पता है लीग इसलिए जा रही है क्योंकि यही वो बंदा था ना जो कह रहा था कि यूरोज वर्ल्ड कप से भी ज्यादा हार्ड होता है। ऐसे में 5 गेम में एक ही गोल मारा है, वो भी पेनल्टी मारी है, कैसे हो सकता है? इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि एम्बापे को ना ही उसकी टीम मदद कर रही है और एम्बापे ना ही खुद अपनी और टीम की मदद कर पा रहा है। अब अगर पहले इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस आपको देखते हुए लगेगा ही कि उन्होंने छोड़ ही दी हर चीज। अब इनके दिमाग में बस एक चीज है कि एम्बापे को पास करके एम्बापे अपने हिसाब से यहाँ पर निपटा लेगा। प्रॉब्लम आती है दूसरी, जब ये चीज फोर्सफुली होती है तो एम्बापे ना ही टीम को मदद करता है ना ही खुद मदद करता है, क्योंकि एक्चुअली में एम्बापे अब वो पोजीशन पकड़ ही नहीं पा रहा जहां पर वो वर्ल्ड कप में भी चलाता है और वो पीएसजी के लिए भी साल दर साल चलता हुआ है। नंबर 9 तो यहाँ पर कहने का है, खेला वो अभी भी लेफ्ट विंग पे है जहां पर उसकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस
आती हैं जहां पर उसका कंफर्टेबल एरिया है, लेकिन फिर भी इस सीजन उसने कुछ ऐसी पोजीशंस या फिर कुछ ऐसे रन्स या फिर कुछ ऐसे एंगल पकड़े नहीं है जहां पर एम्बापे या तो खुद की मदद करे या फिर टीम की मदद करे। एम्बापे इज द बेस्ट स्ट्राइकर डेफिनेटली फॉर श्योर। एम्बापे वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग प्लेयर है, ये भी इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन फ्रांस की जब ऐसी टीम होती है जिसमें ग्रीजमैन भी है, जिसमें जिरूड भी है, जिसमें चौमेनी की बात करे या फिर हर एक प्लेयर की बात करे, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्बापे कैन नॉट बी दी ओनली प्लान। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि एम्बापे के गोल अगर हटे हैं तो पूरी फ्रांस के गोल्स भी घटते हुए दिखे हैं। बात करते हैं अपने नंबर 1 प्लेयर की, तो वो आता है यहाँ पर क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो। अब देखो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अगर सही में किसी ने एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन रखी थी कि रोनाल्डो वुड बी द टॉप स्कोरर, तो वो थोड़ा सा ओवर द टॉप। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो एक प्लेयर का उसके फैन के तरफ से रोमांटिसिज्म का, लेकिन असल में बात तो सही है ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पहले 10 साल की बात करें, फिर अपने पहले मेजर टूर्नामेंट में किसी भी ग्रुप स्टेज में गोल नहीं मारा है, ये भी बात सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हर गेम खेला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, डिस्पाइट एक पेनल्टी मिली थी वो भी मिस हो गई। अब वही था ना, ऊंट पे बैठे हुए किस्मत खराब हो तो बैठे हुए भी कुत्ता काट ही लेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में खुद भी अपने सही पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा और टीम भी अब उसको ढूंढ नहीं पा रही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा शॉट मारे हैं, जैसा मैंने कहा था ना कि लुकाकू से ज्यादा ही एक प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 20 शॉट मारे हैं और बहुत इंसिडेंट पे यहाँ पर रोनाल्डो उससे बेटर कर सकता था, जो कि अभी तक वो करता हुआ आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि पोर्चुगल की टीम जो एम्बापे के साथ कर रही है वो बहुत ज्यादा लेवल पे रोनाल्डो के साथ कर रही है कि फोर्सफुली यहाँ पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सॉल्यूशन बनाने के चक्कर में है। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि रोनाल्डो को भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना है। चाहे उसकी फ्री किक की बात करें, डिस्पाइट कि भाई दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन रोनाल्डो हर फ्री किक ले रहा है, जबकि 58 फ्री किक में सिर्फ एक ही गोल मारा है। ये स्टैटिस्टिकली तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। रोनाल्डो की फ्री किक का पोज देख के और खड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोर बोर्ड पे वो गोल चढ़ा देंगे। जो चढ़ेगा वो सिर्फ आपका हार्मोन और जो चढ़ेगा वो सिर्फ आपकी हॉर्नी लेवल चढ़ेगा। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और हो रही है कि रोनाल्डो के टाइम की हम बात करें और रोनाल्डो के टैक्टिकल लेवल की बात करें तो उसको भी रॉबर्टो मार्टिनेज ठीक तरीके से मैनेज कर नहीं पा रहा। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही ढूंढना है पेनल्टी बॉक्स में, तो फिर बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस का क्या काम है? फिर तो आप किसी भी प्लेयर को कह दो और यहाँ पर क्रॉस डाल देगा। लेकिन अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के थ्रू ही सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है, तो रोनाल्डो इस समय अपनी बेस्ट फॉर्म में है नहीं और वो पोर्चुगल को मदद कर नहीं पा रहा। ऐसे में यहाँ पर प्लान ए के साथ प्लान बी ये भी होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टू बी द सॉल्यूशन ओनली इन केस जब वो चीज नेचुरली आती हुई दिखेगी। अगर आपके पास बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर है, अगर आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर है, अगर आपके पास यहाँ पर राफेल लियाओ जैसे डायरेक्ट प्लेयर्स हैं, तो आपको उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आपका इकलौता सॉल्यूशन है तो फिर तो रब रखा है पोर्चुगल का।